Hey everyone, I'm Sugar Sir here and welcome back to a new lecture at Engineer Education India। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को लेके बात करेंगे वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलो बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन बोला गया कि सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है। देखो, you may wonder how a single cell then goes on to form such large organism। कि एक सिंगल सेल से हमारा जिंदगी बना है पूरा, है ना, पूरा लाइफ बना हुआ है एक सिंगल सेल से। तो कैसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बन जाता है? उसके लिए एक सेल जब डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा, फिर ये दो सेल चार सेल्स बनाएगा, फिर ये चार सेल इवेंचुअली 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ही करते करते एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता रहेगा, ठीक है। जाइगोट से शुरू होता है, फिर जाके इवेंचुअली एम्ब्रायो एंड होल बॉडी फॉर्म कर देता है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। Indeed, of all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, which each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। तो एक सेल डिवाइड होके कितना डॉटर सेल बनाता है? दो डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। The newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by growth and division of a single parental cell and its progeny। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारा सेल बनता है और इससे ही क्या बनता है? प्रोजेनी बनता है। प्रोजेनी का मतलब क्या है? संतान बनता है ना, संतान। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स से उनका सन एंड डॉटर फॉर्म होना, ठीक है। In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure of consisting millions of cells। बहुत सारा सेल का स्ट्रक्चर बनता है एक ही सेल से। सेल साइकिल, जिस साइकिल से ये सेल डिवीजन होता है, जिस साइकिल से ये सेल डिवाइड करता है, उसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। Cell division is a very important process in all living organisms। During the division of a cell, DNA replication, cell growth also take place। मतलब सेल को पहले खुद को बड़ा बनाना होगा, फिर जाके डिवाइड करेगा। तो इसको खुद को बड़ा बनाने के लिए पहले इसका डीएनए का कंटेंट बनाना पड़ेगा, फिर इसका खुद का ग्रोथ करना पड़ेगा, तब जाके ये डिवाइड हो पाएगा। क्योंकि सेल के अंदर डीएनए भी तो होता है, इसको भी तो बनाना पड़ेगा, तब जाके तो ये दोनों हिस्सों में टूट पाएगा खुद को, है ना। तो all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny containing intact genomes। अच्छा, मुझे ये बताना कि क्लासेस मुझे हिंदी में लेना चाहिए या फिर इंग्लिश में लेना चाहिए? क्योंकि इसका पहले वाला जो बायोमोलिक्यूल्स का जो एंजाइम वाला पोर्शन था, उस एंजाइम वाले पार्ट के अंदर मैंने क्लास इंग्लिश में लिया हुआ है। तो तुम लोग देखना कि तुम लोग को कौन सा लैंग्वेज सूटेबल होता है। जैसा सूटेबल होगा मैं वैसा बना दूंगा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत होता नहीं। मैं हिंदी, बंगाली, इंग्लिश में इक्वली कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। चलो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब क्या था? ये डीएनए जो कंटेंट होता है उसको जब सेल डुप्लीकेट करेगा तो इसी को हम लोग जीनोम बोलेंगे। जो डीएनए का कंटेंट है उसको जीनोम बोलेंगे, जिसके सीक्वेंस में आरएनए या फिर कोडॉन्स प्रेजेंट होगा। डीएनए के अंदर जो कोडॉन्स होता है, आरएनए जिसको कोड करता है, मतलब जिसको कोड करके अमीनो एसिड बनता है, तो जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसी से डीएनए बनता है। डीएनए के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है। तो इसका सीक्वेंस को जीनोम बोलेंगे। सिंथेसिस synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells। मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाएगा, टर्म्ड एज सेल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? इसी टर्म को बोलते हैं सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ, सेल ग्रो करेगा। कैसा ग्रो करेगा? पहले साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा, उसके अंदर के प्लाज्मा को इंक्रीज करेगा। इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। DNA synthesis occur only during one specific stage in the cell cycle। The replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of events during cell division। इसका मतलब क्या है? जो माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक फेज होता है, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज रहता है, उसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए का डिवीजन, डुप्लीकेशन एक डिवीजन होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन कब होगा? इस फेज के अंदर, जो कि इंटरफेज के अंदर होगा। समझ में आ गया मेरी बात? मेरे हाथ में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। बस
मेमोराइज करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल 8 साल हो गया और खुद भी पढ़ा था, तो मतलब पढ़ाई अंदर रह गया, मुझे ये सब क्लास प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, बस एनसीईआरटी पढ़ता और तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। चलो, तुम लोग मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक कभी भी पूछ लो, मेरे दिमाग के अंदर हर एक टाइम में फिक्स रहता है, ठीक है। चलो, तो डीएनए का डिवीजन ऐसे ही होता है। तो दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मुझे अगर कोई कहेगा कि नीट का सिलेबस सर मुझे 10 दिन में रिवाइज चाहिए, मैं उसको भी 10 दिन में रिवाइज कर दूंगा। मुझे कोई कहेगा कि सर 100 दिन में नीट कंप्लीट करवा दो, 100 दिन में नीट कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसके पहले मैं एक चीज बात कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई खोर्धा कोलकाता से देख रहे हो, कोलकाता का अगर कोई स्टूडेंट हो और वो खोर्धा या फिर जोधपुर या फिर बैरकपुर के आसपास रहते हो, टीटागढ़, बैरकपुर, डनलप या फिर उसके आसपास रहते हो, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर लॉन्च हो चुका है। कॉन्टैक्ट नंबर है 8583099293। इसके अंदर तुम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इक्वली पढ़ाया जाएगा, मेंटरशिप बैच फ्री रहता है और ऑनलाइन के लिए हम लोगों का गांडीव शॉर्ट टर्म मेंटरशिप लॉन्च हो चुका है, जिसका मंथली फीस हम लोगों ने रखा है मात्र एंड मात्र 300 रुपीज। यस, 300 रुपीज मंथली फीस के अंदर हम लोग तुम लोगों को गाइडेंस दे रहा है। तुम लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, मेंटोर मिलेगा उसके अंदर, जो कि खुद नीट क्वालिफाइड है, जो कि खुद एक डॉक्टर बनने जा रहा है, ठीक है। वो अपना 8-9 साल का एक्सपीरियंस तुम लोगों को देगा। एक टीम मिलेगा तुम लोगों को, जब भी डाउट तुम लोग पूछ सकते हो, 24/7 कॉल का एक्सेस मिलेगा, जब भी चाहो कॉल कर सकते हो और खुद का मार्क्स का गारंटी मिलेगा। अगर साल के आखिरी दौर पे अगर तुम लोगों में से कोई सिलेक्ट ना हो, तो वो इस मेंटरशिप के कारण नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। अगर मेंटरशिप को फॉलो करोगे सिलेक्शन पक्का है। अगर मेंटरशिप के कोई गलती के अंदर तुम लोग सिलेक्ट ना होते हो, तो तुम्हारा मेंटरशिप का जो प्राइस है उसका 3 गुना प्राइस रिटर्न मिलेगा, अगर मेंटरशिप के गलती के कारण तुम लोग सिलेक्ट ना हो तो। खुद के गलती के कारण हो गए, हमारा कोई ये नहीं, लेकिन अगर मेंटरशिप के कोई भी गलती के अंदर तुम लोग प्रूफ कर देते हो कि सर इस जगह पे गलती हुआ है, 3 गुना रिटर्न पूरे साल का फीस का मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। चलो, उसका जो मतलब जो एविडेंस है इस वीडियो के तौर पे, जो कि यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा। और उसके लिए क्या करना है, ये जो नंबर है 8583099293, इस नंबर पे नहीं पे करना है, 6289424918, 6289424918। इसके अंदर कोई भी यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर बैंक ट्रांसफर या फिर कोई भी यूपीआई यहाँ पे पेमेंट करके इस नंबर पे 8583099293 पे स्क्रीनशॉट देके भेज देना है। तुम्हारा ग्रुप विद इन 1 आवर के अंदर चालू हो जाएगा। चलो, और मैं बता दूं कि इस बैच का सिलेक्शन रेशियो है 70%, 60 से लेके 70%। इसका मतलब अगर 100 बच्चे इसमें एनरोल होते तो 60 से 70 डॉक्टर यहाँ से निकलते हैं हर साल। चलो, phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. मतलब हर एक 24 घंटे में से हर एक घंटे में यूकैरियोटिक सेल एक बार डिवाइड होगा ही होगा। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. यानी कि ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म तक ये वेरी कर सकता है। Also from सेल टाइप टू सेल टाइप, यानी कि सेल टाइप से सेल टाइप तक भी ये वेरी कर सकता है। मतलब एक सेल से दूसरा सेल, अगर तुम लोग बोलो कि स्पर्म सेल कब डिवाइड होगा, ह्यूमन का मतलब जो मतलब बॉडी सेल होगा कब डिवाइड होगा, तो वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल अबाउट 90 मिनट्स के अंदर अंदर सेल साइकिल ये लोग करते हैं। हालांकि ह्यूमन का जो सेल है वो 24 आवर्स में ही एक बार डिवाइड होता है, ठीक है। सेल, जैसे कि वायरस में सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है, बहुत रैपिड होता है, बैक्टीरिया में बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है। अभी देखो, सेल साइकिल का 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटरफेज और होता है एम फेज। एम फेज के अंदर डीएनए का जो डिवीजन होगा, इंटरफेस के अंदर ग्रोथ वगैरह होगा, यानी कि जीवन के अंदर सेल ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, सब कुछ ऑर्गेनेल वगैरह ग्रो करेगा। इस फेज के अंदर सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है और क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, डीएनए बढ़ जाएगा इस फेज में और G2 में भी वही ग्रोथ होगा फिर से,
The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occurs. Mitosis को ही M phase बोलते हैं, ठीक है। The interphase represent the phase between two successive mitotic phase, यानी कि एक माइटोसिस दूसरा माइटोसिस, तो ये हो गया हम लोगों का जो सेल डिवीजन, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक माइटोसिस फिर दूसरा माइटोसिस, इसके अंदर जो है ये है इंटरफेस, ठीक है, जो कि 24 घंटे में एक बार ही होगा। चलो, between two successive M phases. It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, एक human cell का average cell cycle 24 hours का ही होता है। Cell division proper lasts for only about an hour, एक घंटे के लिए ही रहता है cell division। मतलब ये जो माइटोटिक फेज या फिर M phase होगा ये एक घंटे के लिए ही रहेगा। आज हम लोग कितना तक पढ़ेंगे, M phase के आगे तक पढ़ेंगे, ये मैंने बोल दिया है, ठीक है। चलो, The interphase lasts more than 95% duration of the cell cycle, यानी कि 95% तो हमारा इंटरफेज ही है, 5% बस हमारा एम फेज या फिर माइटोटिक फेज रहता है। चलो, अभी जो एम फेज या फिर माइटोटिक फेज होगा उसके अंदर दो स्टेज रहता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है कैरियन का, न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन जो कि माइटोटिक फेज के अंदर होगा, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, माइटोटिक फेज के आखिर में, जबकि न्यूक्लियस पूरा लपेट जाए फिर जाके सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। पहले एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में से दो न्यूक्लियस हटा दो डिवाइड करके, फिर जो साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड कर लो, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। अगर किसी भी सेल में साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो गया, अगर किसी भी सेल में, मेरे साथ बोलो जरा, अगर किसी भी सेल में साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सेल नियर अबाउट सिंसाइटिक स्टेज में है, यानी कि कैंसरस स्टेज में है या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन के स्टेज में। एक सेल में ज्यादा न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस का ग्रोथ हो जाए, इसका बोलते हैं सिनसाइटियम, ठीक है, या फिर सिनोसाइट। usually ends with division of cytoplasm. The interphase though called the resting phase. Interphase का मतलब क्या होता है, resting phase, जबकि सेल रेस्ट करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है। It is the time during which cell is preparing for division by undergoing growth, cell growth and DNA replication. यानी कि सेल ग्रो करेगा कब, G1 और G2 में, और जो डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का अमाउंट होता है 2C से होगा 4C, क्रोमोसोम नंबर रहेगा 46, यानी कि कांस्टेंट। पहले 46 क्रोमोसोम में इतना, सोच लो कि ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर इतना डीएनए है, ये हो गया डीएनए, ये सब डीएनए है, ये है क्रोमोसोम और ये है डीएनए, ठीक है। अभी इस क्रोमोसोम में इतना डीएनए हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्रोमोसोम जब दो क्रोमोसोम बनाएगा, जब डिवाइड होगा न्यूक्लियस का, तब डीएनए 2C करके डिवाइड हो जाएगा। सोच लो कि 2N है, ठीक है, 2N के अंदर 2C नंबर ऑफ डीएनए है, 2N के अंदर 2C नंबर ऑफ डीएनए है। अब ये 2N जब दो 2N बनाएगा तो 2N से पहले 2C से क्या बन गया, 4C। अभी ये 4C ही ये 2N में 2C करके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेल खुद के नॉर्मल स्टेज में आ गया है, इसीलिए डीएनए को डिवाइड करना जरूरी है। तो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये तीन फेज देखने को मिलता है। G1 का मतलब होता है गैप 1, G2 का मतलब होता है गैप 2 और S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, यानी कि माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि एस फेज, माइटोसिस और एस फेज, माइटोसिस एम फेज एस फेज, एम फेज एस फेज, एम फेज एस फेज, उसके अंदर G1 फेज, ठीक है। तो ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज के समय सेल क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि तब एनर्जी लगेगा, एंड continuously grows but does not replicate its DNA. DNA का replication नहीं होगा, grow करेगा। S और synthesis phase marks the period in which DNA synthesis और replication take place, यानी कि DNA का duplication होगा या फिर replication होगा। During the time the amount of DNA per cell doubles. DNA double होगा, chromosome number constant. DNA double, chromosome number is always constant. If the initial amount of DNA is denoted at 2C, then it increases to 4C. 2C से कितना होगा, 4C होगा। Then however there is no increase in chromosome number. क्यों नहीं होता, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा तो पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज होगा तो तुम ह्यूमन से बंदर बन जाओगे, बंदर बन जाओगे या फिर मंकी बन जाओगे, मंकी बन जाओगे या फिर गधा बन जाओगे, जो तुम अभी हो, ठीक है।
गधा बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया तो पूरा स्पीसीज चेंज हो गया। सर बंदर को ही मंकी बोलते हैं। चलो, however there is no increase in the chromosome number if the cell has deployed 2n number of chromosome at G1, even after S phase the 2n is constant, chromosome number is constant. In animal during G1 phase DNA replications begin in the nucleus. Important question for NEET, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अच्छा, कुछ दिन बाद मैं तुम लोगों को एप्रोन में मिलूंगा, ये मैंने एक बात बता दी। चलो, द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। कुछ दिन बाद मैं एप्रोन में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि सर आप डॉक्टर हो क्या, उन लोगों को थोड़ा देखना है, हमें खुजली हो रहा है दिमाग में, आप टीचर कम डॉक्टर हो, आप तो पढ़ा रहे हो, अभी तो आप मरीज का इलाज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें देखना है। चलो, मैं एप्रोन पहन के बैठूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसिस। क्या आता है ना, बच्चे की गर्मी लगता है बहुत एप्रोन में, बहुत ज्यादा। बहुतों को मैंने देखा यूट्यूब में स्टेथोस्कोप लगा के बैठ जाते हैं। अरे भाई, तुम पढ़ा रहे हो, अगर बच्चे को पढ़ना है तो वो वैसे ही पढ़ेगा। ये सब एप्रोन एक चीज, मतलब एक आउटर कोटिंग है। इनर थिंग को देखो जरा। मतलब एक डॉक्टर ना, ऐसा नहीं होता कि एक एप्रोन पहन के बैठ जाओ तो अच्छा भाई डॉक्टर है। अगर नॉर्मल, मैंने बहुत सारा चेकअप्स ऐसा किया हुआ है कि जब एक होटल में मैंने खाने के लिए गया था, तब एक बूढ़ी औरत थी वहां पे, उनको हार्ट अटैक आया था। तो उनको, तब मैं खाना खा रहा हूँ, तब मैंने चेकअप किया था। तो बहुत कुछ ऐसा जिंदगी में हुआ है कि जब हम लोग एप्रोन में नहीं भी होते तब भी हमें देखना पड़ता है। तो डॉक्टर इनबॉर्न होता है, अपने भेजे से होता है, अपने कलीजे से होता है, अपने हार्ट से होता है, बाई हार्ट होता है, अपने ब्लड के अंदर। इस फील्ड को बसाओ पहले कि मैं क्यों डॉक्टर बन रहा हूँ, फिर जाके डॉक्टर बनो। पैसा करना, पैसा नहीं, जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे अगर पैसे के पीछे भागे तो। अच्छा सेवा करना है, मरीज के पास बैठना है, मरीज को देखना है, उसका इलाज करना है, उसके लिए अपनी जिंदगी को देना है। पैसा जिंदगी में बहुत कमाओगे, लेकिन इज्जत मरते दम तक कमाते रहोगे, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रो कंटिन्यू। मतलब G2 के अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूएशन, जो कि G1 के अंदर हुआ, फिर G2 के अंदर फिर हुआ, कंटिन्यूएशन। ओके, समझ में आ गया। चलो, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, example heart cells। हार्ट सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता, नहीं तो हार्ट बढ़ने लग जाता, और हार्ट अगर बढ़ने लग जाएगा तो हार्ट का बीटिंग कैपेसिटी घट जाएगा, हार्ट खुद को बीट नहीं कर पाएगा ज्यादा, और अगर हार्ट खुद को बीट ज्यादा नहीं कर पाएगा तो हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ऑकेशनली, कभी कभी ही डिवाइड करता है। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स they have been lost because of injury or cell death। मतलब अगर कहीं से नर्व कट जाए, जैसे कि मेरा यहाँ से कट गया था, एक बार सिर में कट गया था, उसके लिए स्टिचेस वगैरह पड़ा था, तो नर्व कट गया, इसके लिए नर्व खुद को रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि नर्व के अंदर एक स्टेज होता है जो है G0, यानी कि इस स्टेज में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। These cells do not divide further, exit G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं। G0 कहाँ प्रेजेंट होता है, G1 के बाद, G1 के ऊपर G0 प्रेजेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो G0 जिसको हम लोग क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, जो कि इनएक्टिव स्टेज है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि खुद का नरिशमेंट खुद कर पाएगा, लेकिन डिवीजन नहीं कर पाएगा, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस called on to do so depending on the requirement of the organism। ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट की तरह होता है। बहुतों का ऐसा भी होता है कि बहुत सारा सेल्स खुद से ग्रो करने लगता है, जबकि जब ऑर्गेनिज्म खुद से चाहेगा कि ग्रो करवाएगा, एवोल्यूशन करवाएगा, तो कर पाएगा भाई, कोई स्टॉप नहीं कर सकता। अगर कभी भी डीएनए को ऐसा लगे कि एवोल्यूशन के दौरान कि मुझे नर्व को भी रिकवरी करवाना है, मुझे उसको G0 से बाहर लाना है, हमारे केस में पॉसिबल नहीं है, G0 के अंदर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर कभी एवोल्यूशन तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, अगर डीएनए को खुद से ऐसा लगे कि मुझे खुद को ऐसे प्रोग्रामिंग करना है कि मुझे G0 से बाहर जाना है, तो जाएगा भाई, तो जाएगा,
ठीक है, चलो। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। माइटोटिक सेल डिवीजन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी कि बॉडी सेल्स में होता है। हैप्लॉयड हमारा खुद का जो स्पर्म या फिर ओवम, इसके अंदर जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, गैमीट्स होते हैं, उसके अंदर मियोसिस होता है। गैमीट्स के अंदर मियोसिस होता है। मिलन के टाइम में मियोसिस नहीं होता कि दो गैमीट मिले फिर मियोसिस होगा, नहीं भाई नहीं, खुद के गैमीट के अंदर मियोसिस होगा, वेरिएशन होगा, ठीक है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वो माइटोसिस से ही डिवाइड करके खुद से ही मेल हनी बी बनाते हैं, उसके लिए कोई भी रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ता। Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid। प्लांट के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों माइटोटिक सेल डिवीजन शो करते हैं। From your recollection of examples, alternation of generation in plant, जो ब्रायोफाइट और उसका जो हम लोगों ने डाइकैरियोन फेज पढ़ा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस वेयर माइटोसिस ऑफ सीन इन हैप्लॉइड फेज। एम्फेज, दिस इज, देखिए आज का लेक्चर का फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। आज हम लोग एम फेज के अंदर प्रोफेज पढ़ेंगे, मेटाफेज पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे और टीलोफेज पढ़ेंगे, और माइटोटिक फेज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जिसको लेके चर्चा किया था वो है इंटरफेज। वो वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर किसी ने नहीं देखा हो पहले उसको देख के आओ। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। मैंने उस जगह को मार्क करके रखा है जो कि तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि एम फेज या फिर माइटोटिक फेज को क्या बोला जाता है? द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक फेज, क्यों ड्रामेटिक फेज? क्योंकि यहाँ पे सभी नाटक चलता है। नाटक का इंग्लिश क्या होता है? ड्रामा। तो इसके अंदर ही सभी ड्रामाबाजी या फिर सभी नाटक चलता है। क्यों? सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? एम फेज के अंदर। उसी के समय सेल को खुद को प्रिपेयर किया हुआ चीजों को काम पे लगाना होता है। जैसे कि इस फेज में जो डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है और जो भी ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, जो भी प्रिपरेशन सेल ने किया है, उसी युद्ध का प्रिपरेशन तुम लोग करते हो ना, अभी प्रिपरेशन नीट के लिए कर रहे हो, तो नीट में जाके क्या करोगे? उस प्रिपरेशन को एकदम से उखाड़ के फेंक दोगे नीट के पेपर के अंदर। तो वैसे ही सभी ड्रामाबाजी कब करोगे? नीट के अंदर करोगे। तो अभी यही वो फेज है जब सेल के अंदर सभी ड्रामाबाजी होता है या फिर सभी नाटक चलता है, सभी मैक्सिमम काम चलता है। इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। Since the number of chromosome in the parent and progeny cells is the same, प्रोजेनी सेल और पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्यों सेम रहता है? क्योंकि अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा? डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर अगर हो गया बच्चे, तो वो सेल ही पूरा बदल जाएगा। यानी कि ह्यूमन के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है, जो नंबर रहता है वो अलग होता है, मंकी के अंदर अलग होता है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही बदल जाएगा। तो सर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर क्यों होता है? सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसका हाफ रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में हमेशा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि एम फेज के अंदर या फिर माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस को क्या बोलते हैं? माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, इक्वेशनल डिवीजन यानी कि जो पेरेंट सेल है उसके अंदर 2n और जो डॉटर सेल है उसके अंदर भी 2n ही रहता है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन यानी कि क्रोमोसोम नंबर इक्वली होता है दोनों के अंदर। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. Karyokinesis, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? बोलो। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है कैरियन का? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस, एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। यानी कि ऐसा नहीं होता कि अभी प्रोफेज हुआ है तो इसके बाद ही मेटाफेज होगा, नहीं।
देख के कहा जा सकता है कि चलो अब प्रोफेज से मेटाफेज हो चुका है, लेकिन कोई लाइन नहीं होता है। जैसे कि बिरयानी के साथ तुम लोग चिकन खाते हो, है ना, ऐसा कोई लाइन रहता है कि बिरयानी के अंदर थोड़ा सा चिकन का करी या फिर पनीर का करी मिक्स किया, उसको लेके फिर तुम लोगों ने खाया। तो बिरयानी का चावल और पनीर का जो सब्जी है उसको, या फिर जो करी है, या फिर चिकन का जो करी है, वो अलग कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही सेल डिविजन भी धीरे धीरे में, बिरयानी ये बहुत ही फालतू एग्जाम्पल था, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कर लो कि तुम लोग बाइक पे चल रहे हो, तुम लोग बाइक पे चल रहे हो, तो पहले तुम लोगों ने बाइक पे उठा, बाइक में खुद को मतलब खुद उठ गए, बाइक के ऊपर चढ़ गए, ठीक है, बाइक के ऊपर चढ़ गए। फिर स्पीड धीरे धीरे एक्सीलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर दिया एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में पहले 10 मीटर करके वेलोसिटी बढ़ता था, अभी सॉरी एक्सीलरेशन में सेकेंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकेंड करके वेलोसिटी बढ़ता था, और सिर्फ अभी एक सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड करके वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी कि वो 20 मीटर एक सेकेंड में ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे 10 मीटर और 20 मीटर में जब तुम लोगों ने ऐसे रेस किया, उसके बीच का जो एवरेज वेलोसिटी तुम लोगों ने नहीं देखा कि अभी 10 मीटर था, बाद में ही क्या 20 मीटर हो गया, नहीं, 10 से धीरे धीरे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके 20 में जाता है ना। तो वैसे ही प्रोफेज से डायरेक्ट मेटाफेज में नहीं जाता, प्रोफेज के और मेटाफेज के अंदर एक लाइनिंग क्लियर लाइन नहीं रहता है कि अच्छा चलो प्रोफेज हो गया अभी मेटाफेज में चलेंगे, नहीं, धीरे 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 चलता है, और इसी को प्रो मेटाफेज बोलते हैं। बीच बीच का जो फेज है उसको ऐसे ही नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी लाइनिंग नहीं होता है। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, समझ जाओगे। तो 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको हम लोग आज लेके चर्चा करेंगे। प्रोफेज, अच्छा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सी जगह पे लाइन किया हुआ है, देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन का फर्स्ट स्टेज है ये ऑफ माइटोसिस, फॉलोज एज एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। यानी कि इंटरफेज के अंदर जो S और G2 चला है, इंटरफेज के अंदर जो S और G2 यानी कि सिंथेसिस फेज और ग्रोथ 2 फेज, जो कि सेल न्यूक्लियर डिवीजन के पहले होता था, ठीक है। तो उसके अंदर जो इंटरफेस चला है, उसके बाद ही देखो G1 S G2 M, ठीक है, ऐसे ही सारे साइकिल चलता है। तो M के अंदर फर्स्ट होगा प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, फिर जाएगा G2। तो G2 के बाद फिर जाएगा G1। तो G2 के बाद में क्या आ रहा है, प्रोफेज आ रहा है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे S, फिर G2, फिर प्रोफेज, ठीक है। इन द S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined, यानी कि जो नया DNA S और G2 फेज में बना है, 2C से DNA का अमाउंट 4C रहता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर से 2N क्यों रहता है। देखो क्रोमोसोम का मतलब होता है जिसके अंदर DNA रैप करके रहता है। तो पहले DNA रैप करके ऐसे रहता था, ठीक है, अभी यही DNA डुप्लीकेट हो गया, और इसी DNA ने अपने आप को ऐसा बना लिया, अपने आप को कैसा बना लिया, ऐसा बना लिया। तो डीएनए ये था पहले 2C, ये हो गया फिर 2C, मिलके बन गया क्या 4C। लेकिन पहले तुम लोगों को क्या दिख रहा था, पहले तुम लोगों को, एक सेकंड, पहले तुम लोगों को क्या दिख रहा था, देखो पहले तुम लोगों को क्या दिख रहा था कि ये 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है और ये 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे डीएनए तो हो गया ये 2C, ये 2C 4C, लेकिन जो क्रोमोसोम है अभी तक एक ही है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये डिवाइड होगा तो एक चला गया यहाँ पे, एक चला गया यहाँ पे, फिर से देखो एक ही क्रोमोसोम है, यानी कि 2N नंबर ही है, एक ही क्रोमोसोम है, 2N नंबर है। मैं ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ना देखे, मुझे 2 देना चाहिए था, क्योंकि ये ऑड नंबर में कभी होते नहीं है, 2N = 1 संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 2 है, यहाँ पे भी देखो 2 ही है, क्यों 2 है, क्योंकि ये एक है और ये एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2 ही है, क्यों, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये वाला एक हो गया, यहाँ पे मतलब 2 ही है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात, क्या बता रहा हूँ मैं। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है, डीएनए का अमाउंट सेल डिवीजन के पहले डबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट फिर से ठीक हो गया कि यहाँ पे 2C चला गया, यहाँ पे 2C चला गया, यहाँ भी 2N था, यहाँ भी 2N ही है,
ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? फिर से समझाता हूँ। इस लेक्चर में मैं 5 से 6 बार इसी को रिपीट करूंगा, पूरा समझ के फिर जाओगे। देखो, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जो मटेरियल है उसको कंडेंस करने के बाद ही प्रोफेज चालू होता है। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उससे पानी को बाहर निकाल दो, यानी कि कंडेंस कर दो। किसी भी चीज से अगर पानी को बाहर निकाल दोगे तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, तो इसी सिकुड़ने के द्वारा ही प्रोफेज चालू होता है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसेस ऑफ द क्रोमैटिन कंडेंसेशन, यानी कि पहले क्रोमैटिन ऐसा था, फिर उसको क्या किया, यहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया, अब क्रोमैटिन ऐसा हो गया, कंडेंसेशन हो गया, और इसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये क्रोमैटिन है, और पूरा को हम लोग, ये क्रोमैटिन है और ये क्रोमोसोम है। क्रोमैटिन फाइबर्स का एक लाइन में और एक कंडेंस स्टेज में रहने को ही हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए होता है, क्रोमैटिन के अंदर भी डीएनए होता है, क्योंकि एक ही धागा तो एक ही है ना। समझ में आ गया? चलो, मतलब उसका एक फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स का। चलो, द सेंट्रोसोम process of chromatin conditioning. The centrosome, which had undergone duplication during S phase of interphase, now begins to move towards the opposite pole of the stage. मतलब सेल के ऑपोजिट पोल में सेंट्रोसोम मूव करना चालू होगा, यानी कि पहले जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था लेट प्रोफेज में, वो क्या होगा, धीरे धीरे जो सेंट्रोसोम है धीरे धीरे दोनों साइड में मूव करने की कोशिश करेगा। सेल का पोल मतलब ये होता है सेल का एक पोल, ये होता है दूसरा पोल। ये एक सेंट्रोसोम यहाँ पे मूव कर गया, ये एक सेंट्रोसोम यहाँ पे मूव हो गया। सेंट्रोसोम पहले डुप्लीकेशन होता है ना ऑर्गेनेल्स का, ठीक है। द कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोफेज कैन thus be marked by the following characters of events. Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids arranged together at the centromere. यानी कि जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम से जो सेंट्रोमियर है, ये जो प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 क्रोमाटिन देख पाओगे, 2 क्रोमाटिड्स देख पाओगे। ये देखो एक क्रोमाटिड, ये देखो दूसरा क्रोमाटिड, ठीक है। तो एक सेकंड, ओके, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंट्रोसोम का तुम लोग 2 क्रोमाटिड देख पाओगे, क्यों? क्योंकि जो हम लोगों का जो सेंट्रोसोम का जो क्रोमाटिड है वो जहां से ज्वाइन होता है, सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर पोर्शन से पहले क्रोमाटिड ऐसे होते हैं, ऐसे, फिर ये बीच से डिवाइड कर जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहां से तुम लोग 2 क्रोमाटिड देख पाओगे। Centrosome, which has undergone duplication during interphase, begins to move towards opposite poles of the cell. अभी क्या होगा, धीरे धीरे ऑपोजिट पोल में सेंट्रोसोम जाएगा, यानी कि सेंट्रोसोम का मतलब क्या है, ये है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम नहीं, ये सेंट्रोमियर है, दोनों अलग होते हैं। ये सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि धागा फेंकेगा ऐसे कि भाई क्रोमोसोम तेरे सेंट्रोमियर में मैंने फेंक दिया धागा, अभी सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर में जाके वो माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा ट्यूब, ट्यूब्यूल को बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फेंक के मारूंगा सेंट्रोमियर में, और क्रोमोसोम को खींच के ऐसे ला दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus. मतलब ये जो एस्टर ऐसे इसने फेंका, ठीक है, इस पूरे ये जो पूरा एपैरेटस है इसको बोलेंगे माइटोटिक एपैरेटस। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में ही देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में ही देखने को मिलता है। ओके, चलो। Cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi apparatus, Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope. यानी कि न्यूक्लियोलस देखने को नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर एनवेलप देखने को नहीं मिलेगा, गोल्जी apparatus देखने को मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? देखो,
गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलकर ही सेल के अंदर सभी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं वो ईआर ही फॉर्म करते हैं। और गोल्जी apparatus का काम क्या है? पैकेजिंग करना। सपोज कर लो कि ये एक ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने इसका पूरा जो मतलब वॉल है उसको बुन दिया है, ठीक है, लेकिन ये यहां से पैकेज अगर ना हो तो ये वॉल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो गोल्जी apparatus क्या करते हैं? इसको पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। तो ईआर हट गया, गोल्जी apparatus हट गया, तो न्यूक्लियोलस का खाक डेवलप होगा, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप का खाक डेवलप होगा, तो वो भी हट जाता है। न्यूक्लियोलस का तो काम ही नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस पूरा डिजेनरेट होके खुद को फिर से बना रहा है, तो अभी प्रोटीन का हम लोग करेंगे क्या? तो इसीलिए न्यूक्लियोलस भी भाई राम नाम सत्य है, चलो हटा दिए, ठीक है, तो इसीलिए हटता है। अभी देखो मेटाफेज, the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis। ये नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, पूरा न्यूक्लियर एनवेलप मिट जाएगा मेटाफेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर पूरा नहीं मिटता, मेटाफेज के अंदर मिटेगा। Hence the chromosomes are spread out through the cytoplasm, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो क्रोमोसोम था वो बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस एक बैलून था, उसको तुमने कर दिया पूरा एकदम छेद और वहां से न्यूक्लियर एनवेलप हट गया, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर आ गया, उसके अंदर का क्रोमाटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज हो गया, तो वो क्रोमोसोम भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। बाय द स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर अभी पूरा विजिबल होगा। ये भी नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, आएगा मैच द कॉलम में आता है हर साल। यहां से 2 क्वेश्चन पक्का है, मतलब ये जो एम फेज और मियोसिस स्पेशली वहां से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का है, आना ही आना ही, यानी कि 8 मार्क्स आज ही कवर होगा, मतलब आज ये पूरा चैप्टर में कवर होगा। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम को कब अच्छे से देख पाओगे? मेटाफेज के अंदर देख पाओगे, ठीक है। दिस देन इज द स्टेज एट व्हिच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्टली स्टडीड। तो मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के ही अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड, ठीक है। clearly visible chromosome, complete disintegration of nuclear membrane, ओके ठीक है, ये हो गया मेटाफेज। चलो देख लो, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये क्रोमाटिड दोनों बहना एक जगह पे, ठीक है। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर ने पकड़ के रखा है, एक सिस्टर क्रोमाटिड, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड, दोनों बिछड़ जाएंगे जो हमारा जो सेंट्रोजोम के जाल में, जो माइक्रोट्यूब्यूल फेंकेगा और दोनों सिस्टर्स को अलग कर देगा। which are held together by the centromere. Small disc-shaped structures are at the surface of the chromosome are called at the surface of the centromeres are called kinetochores. ये हो गया सेंट्रोमियर, क्या है ये? सेंट्रोमियर। यहाँ पे होता है दोनों काइनेटोकोर्स और यहाँ पे ही आके लगता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या लगता है आके? माइक्रोट्यूब्यूल्स लगता है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो 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 जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मार्क, हाँ ओके आ गया। चलो तो ये बोल रहे हैं कि attached to are called kinetochores. These surfaces serve as the sites of attachment of spindle fiber, जो माइक्रोट्यूब्यूल या फिर जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ पे ही आके अटैच होगा। समझ में आ गया मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो, to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell। अभी क्रोमोसोम को क्या करेंगे? सेल के सेंट्रल प्लेट में, सेंट्रल प्लेट में, सेल के सेंट्रल प्लेट में आके रख देगा ये, ठीक है, सेंट्रल प्लेट में, ताकि खींचने में आसानी हो।
Okay, hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming lie at the equator, यानी कि central plate में, with one chromatid of each chromosomes connected to by its kinetochore to the spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by the kinetophores to spindle fibers from the opposite pole। यानी कि एक sister chromatid एक sister chromatid एक सिस्टर क्रोमाटिड ऐसे एक पोल से कनेक्ट होगा काइनेटोकोर के जो हमारा जो स्पिंडल फाइबर है उससे, और एक ऐसे दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड दूसरा मतलब साइड से कनेक्ट होगा दूसरे पोल के काइनेटोकोर, मतलब दूसरे पोल के माइक्रोट्यूब्यूल या फिर स्पिंडल फाइबर से, ये जो काइनेटोकोर यहाँ पे है वहां तक। समझ में आ गया? चलो ओके, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये क्रोमाटिड है, अगर ये एक क्रोमाटिड है तो ये होगा उसका सिस्टर क्रोमाटिड। ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा स्पिंडल फाइबर, ये लग गया काइनेटोकोर में, ये लग गया यहाँ से काइनेटोकोर में, ये लग गया यहाँ से काइनेटोकोर में। ये है एक पोल, ये है एक पोल, ये हो गया पोल, और ये है दूसरा पोल। ठीक है, ये क्रोमाटिड है तो ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड है, तो यही बोल रहे हैं। चलो ओके, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी पूरा वीडियो देखते हो एक बार #complete जरूर लिख के जाना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा परफॉर्म करने का और अच्छा कंटेंट लाने का, और तुम लोगों को दुनिया का, इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, इतना कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। ठीक है, तो उतना कैपेबिलिटी उसको शो करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, जो कि तुम लोग ही हो। चलो, आई होप, मुझे ऐसा लगता है और मैं जरूर जानता हूं कि मेरा स्टूडेंट्स, मेरा भाई, मेरा बहन कभी ऐसा नहीं करेगा, हर वक्त मुझे सपोर्ट करेगा। तो #complete लिख के ही जाओगे तुम लोग, ये मेरा विश्वास है। चलो, spindle fibers from opposite pole. The plane of alignment of the chromosomes as metaphase is referred to as metaphase plate. Metaphase plate बोलते हैं इसको। And the key features of the metaphase are spindle fibers attached to the kinetochores of the chromosomes. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plates to spindle fibers to both poles. ये मैंने बोल दिया है। अभी एनाफेज, अभी ये बहुत ही छोटा सा फेज है। एनाफेज इज द मतलब स्मॉलेस्ट फेज और सेल साइकिल, सबसे कम टाइम चलता है। One at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, मतलब स्प्लिट हो जाता है, सिस्टर और नॉन, मतलब सिस्टर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ चलने लगेगा। एंड द टू डॉटर क्रोमाटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स, जैसे कि ये क्या था, ये और ये डॉटर क्रोमाटिड्स था दोनों, अभी हो जाएगा ये क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, क्योंकि इसके अंदर डीएनए का नंबर अभी हो चुका है सेम। इतना तक था अलग क्योंकि डीएनए था 4C, अभी हो गया 2C, अभी हो गया 2C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर था 2N, यहाँ पे भी 2N, यहाँ पे भी 2N, दोनों अलग अलग सेल में। ठीक है, समझ में आ गया? तो 2N 2C रिस्टोर हो गया, तो यही तो मैजिक है सेल साइकिल का। चलो, डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि जो फ्यूचर में बनेगा जो न्यूक्लियाई, अभी तक नहीं बना है, फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर न्यूक्लियाई का ये एक मतलब हो गया कि अच्छा चलो डीएनए तो मेरा सेपरेट हो गया, क्रोमोसोम से, क्रोमाटिड से क्रोमोसोम भी मैंने बना लिया। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, यानी कि ऑपोजिट पोल में माइग्रेट करना चालू कर देता है, चलना चालू कर देता है। ठीक है, एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वाटोरियल प्लेन, यानी कि इक्वाटोरियल प्लेन से मूव करता रहता है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, यानी कि पोल की तरफ, सेंट्रोमियर की लेकिन पोल की तरफ ही रहता है। ये देखो सेंट्रोमियर का मुख देखो एक बार, सेंट्रोमियर का फेस देखो, पोल की तरफ ही है, देख रहे हो? ये जो पूरा जो सेंट्रोमियर है ये का किसकी तरफ है? पोल की तरफ ही रहेगा सेंट्रोमियर। ठीक है, पोल की तरफ ही रहेगा। ये देखो सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंट्रोमियर का जरा देखना एक बार, कहाँ है? पोल की डायरेक्शन में सेंट्रोमियर है, और जो आर्म्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? खींच रहे हो यहाँ पे दो आर्म्स का फोर्स यहाँ पे, तो इस दो का रिजल्टेंट कहाँ लगेगा? वेक्टर में पढ़े हो, ये लग गया रिजल्टेंट, और ये हो गया इस साइड का फोर्स, तो ये फोर्स और ये रिजल्टेंट हो गया इक्वल है, तो नेट फोर्स जीरो है। इसीलिए ही तो ये मतलब दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, नेट फोर्स 0 नहीं होता है, हालांकि जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ लगता है। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई।
जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ लगता है, ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये लार्जर होता है, इसीलिए उसका जो नेट मूवमेंट है वो इस तरफ हो रहा है। समझ में आ गया? चलो 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 चलो। हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि जो लीडिंग एज है, ये जो आर्म्स है वो पीछे रहता है और जो सेंट्रोमियर है वो हमेशा कहाँ रहेगा, जो पोल की तरफ रहेगा। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमाटिड सेपरेट, यानी कि सेंट्रोमियर हो गया दोनों स्प्लिट और क्रोमाटिड हो गया दोनों सेपरेट, बन गया क्रोमोसोम। क्रोमाटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, अभी इसको क्रोमाटिड ना बोल के हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे, तो इसीलिए सबसे परफेक्ट होगा कि क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल बोला जाए, हालांकि यहाँ पे क्रोमाटिड बोला है तो क्या क्या ही कर सकते हैं। टेलोफेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज है ये, that is telophase. The chromosomes that have reached their respective folds decondense, यानी कि क्रोमोसोम्स जो ऐसे करके जो अपोजिट पोल में मूव करना चालू किया था, अभी क्या होगा, डीकंडेंसेशन चालू होगा। उसका मतलब क्रोमोसोम्स धीरे धीरे क्रोमोसोम धीरे धीरे क्रोमाटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि कंडेंसेशन से धीरे धीरे डीकंडेंसेशन होने लगेगा एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और वहां से क्रोमाटिन फाइबर बन जाएगा कि ये एक क्रोमोसोम, ऐसा दो क्रोमोसोम नहीं, डायरेक्ट क्रोमोसोम फाइबर्स बन जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा कि भाई तुम देख के पहचान नहीं पाओगे, इसीलिए ही तो कहते हैं कि मेटाफेज सबसे अच्छा पार्ट है, जबकि तुम लोग क्रोमोसोम को अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि वो लोग अलग अलग रहते थे, ठीक है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। तो क्रोमोसोम मटेरियल पोल में कनेक्ट हो जाएगा, which shows the following events: chromosomes cluster at the opposite spindle poles and their individuality is lost as discrete elements की individuality loss हो गया, chromosomes cluster हो गया, opposite pole में आके जम गया, nuclear envelope develops, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डेवलप करता है, और क्या, अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर ऑफ ईच पोल, यानी कि ईच पोल के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे डेवलप करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि एक ही सेल में दोनों डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि दोनों छोटा छोटा न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस एंड ईआर फॉर्म, क्यों ईआर फॉर्म होता है, क्योंकि अगर ईआर और गोल्गी अपरेटस ना फॉर्म होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप कैसे फॉर्म होगा, डिफरेंट न्यूक्लियाई कैसे फॉर्म करोगे। और न्यूक्लियोलस क्यों फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि अभी तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन के अलावा मेम्ब्रेन बनाएगा कौन, ईआर क्या पकड़ के मेम्ब्रेन बनाएगा, प्रोटीन को ही लेके तो बनाएगा, तो उसका डायरेक्शन कौन देगा, न्यूक्लियोलस देगा, इसीलिए फिर से आता है। तो आज का क्लास इतना तक ही था, मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि तुम लोग एक एक पॉइंट समझ के जाओगे, एक एक पॉइंट समझ के जाओगे, तो आज का क्लास में तुम लोगों ने एक एक पॉइंट को समझा। अगर किसी को नीट के लिए मेंटोरशिप चाहिए तो हम लोगों का गांडीव मेंटोरशिप बैच चल रहा है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैच है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैच है। क्यों, क्योंकि इस बैच का जो सिलेक्शन रेशियो है प्रीवियस 7 ईयर्स से 70% रहा है, और हम लोगों के जो मेंटोर्स है वो वुड बी डॉक्टर है, तुम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। आई एम शुगर सर हेयर। इसके लिए तुमको क्या करना है, 6289424918 इस नंबर पे 2999, यही है 12 मंथ का मेंटोरशिप का प्राइस, जो कि मंथली 250 रुपीज पड़ता है, यानी कि पर डे 8 रुपीज के आसपास पड़ता है। इतना सस्ता में इंडिया में कहीं पे मेंटोरशिप नहीं है, इंडिया में नहीं है। पर्सनल मेंटोरशिप की बात कर रहा हूँ, 24 आवर्स कॉलिंग, 24 आवर्स व्हाट्सएप ग्रुप, कब मॉक टेस्ट दोगे, कौन सा मॉक टेस्ट दोगे वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कब कौन सा टेस्ट दोगे वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारा बात सुन लेते हो, 300 नंबर तक की गारंटी, 300 या 400 नंबर तक का इंक्रीमेंट, यानी कि अगर आप 200 में अभी हो तो 600 650 प्लस तक यही मेंटोरशिप तुम लोगों को लेके जा सकता है। क्यों, क्योंकि 7 साल का जो नॉलेजेबल पर्सन है, जिन्होंने 500 ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स गाइड करके रखा है, वो टीम तुम्हारे पीछे है, ठीक है। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। और इसमें ये पेमेंट करके 8583099293 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप करना है। क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करना है और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप करना है। विद इन 1 आवर तक, 1 घंटे के अंदर तुम लोगों के पास कॉल जाएगा और तुम लोग मेंटोरशिप में एनरोल्ड हो जाओगे। थैंक यू सो मच। और एक बात, क्लास 11th का जो फ्रेशर है,
उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्लास 11 का फ्रेशर, क्लास 12 का जो बच्चे देख रहे हो, या फिर नीट के ड्रॉपर के लिए, ये तीनों बैच में लॉन्च करने जा रहा हूं। ड्रॉपर के लिए क्रैश कोर्स एक, जो कि सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम लोग विद इन 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने, 4 से 5 महीने के अंदर, 4 to 5 मंथ्स क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स का जो प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है, वो पूरे क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो है ओनली एंड ओनली 700 रुपीज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 700 रुपीज क्रैश कोर्स लॉन्च किया है हम लोगों ने। और 11th का जो फ्रेशर का जो 2 साल का जो फीस है, वो पर ईयर का जो फीस है वो ओनली एंड ओनली 3,500 रुपए, एक साल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिला के 3,500 रुपीज है। ये बैच हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो इसका जो पेमेंट का प्रोसेस यही से चलता है, ठीक है। माइटोसिस accomplishes not only the separation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cell itself is divided into 2 daughter cells. माइटोसिस से क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, जो डुप्लीकेट हुआ था वो क्रोमोसोम अलग हो गया। अभी क्या हुआ, वो लोग डॉटर न्यूक्लियाई में चले गए। जैसे कि पहला जो न्यूक्लियाई था उससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, उसके अंदर क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, सेपरेशन हो गया। बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस नाम का एक सेपरेशन होगा, जो कि न्यूक्लियस का सेपरेशन तो पहले कैरियोकाइनेसिस में हो गया एम फेज में। अभी साइटोकाइनेसिस के द्वारा साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होगा, तो 2 सेल अलग हो जाएगा, क्योंकि सेल में तो साइटोप्लाज्म भी रहता है, तो उसका भी तो सेपरेशन होना जरूरी है। एट द एंड ऑफ व्हिच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, उसके बाद सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो हो जाएगा, मतलब एक बीच से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगा। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच से क्या होगा, टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा मैं दिखाता हूं, देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बीच से ऐसे टूट जाएगा, ऐसे, ठीक है। 2 साइड से फोर्स अप्लाई होगा, बीच से एक फरो होगा और वो टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो अभी क्या बोल रहा है, द फरो ग्रेजुअली डीपेंस, यानी कि डीप होता जाएगा ऐसे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2, यानी कि सेंटर को ज्वाइन करेगा और साइटोप्लाज्म को दोनों पार्ट में डिवाइड कर देगा। Plant cell, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall, यानी कि प्लांट सेल में एक अलग तरीके का सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। ये 2 सेल होगा, ये एक सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी फॉर्म्ड है एम फेज के बाद में, और यहाँ पे एक सेल वॉल फॉर्म होगा। क्यों? कि प्लांट सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल रहता है, ताकि प्लांट को एक शेप दे सके, प्लांट सेल को एक शेप मिल सके, इसलिए देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी कि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस डिफरेंट मैकेनिज्म में होगा, ठीक है। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, यानी कि सेंटर से वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा ऐसे, ठीक है, फिर 2 तरफ जाएगा, ओके, सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल्स, यानी कि लैटरल वॉल को ऐसे ऐसे करके रीच कर देगा, तो एक सेल दोनों पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा एक सेल, ये रहा 2 सेल, पहले ये पूरा एक सेल था, अभी ये 1 से 2 बन गया है, ओके। The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella, यानी कि सेल प्लेट को, the formation of the cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plate, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेल प्लेट बोलेंगे, ओके, दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला, यानी कि ये मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करेगा। चलो, बिटवीन द वॉल्स ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल्स, यानी कि 2 एडजेसेंट सेल के बीच में जो वॉल रहता है उसको ही हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, एमपी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये दोनों
डिवाइड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, डुप्लीकेटेड होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद ही साइटोकाइनेसिस नहीं होता, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस, यानी कि एक ही सेल में साइटोकाइनेसिस तो नहीं हो रहा, तो मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस डेवलप करने लगता है, जिसको हम लोग सिनसाइटियम बोले थे, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एग्जांपल, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, यानी कि कोकोनट के अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ओके, कोकोनट के अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म रहता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इक्वेशनल क्यों, क्रोमोसोम नंबर आर सेम 2n 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 as the parent cell, okay, usually restricted to diploid cells only, यानी कि ये डिप्लॉयड सेल के अंदर ही होता है। however in some lower plants, यानी कि किसी कुछ लोअर प्लांट के अंदर, जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, यानी कि जो बी होता है, ठीक है, उसके अंदर जो मेल बी है वो माइटोसिस के द्वारा ही डेवलप होता है। It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of some examples that have studied about haploid and diploid insects? Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. यानी कि माइटोसिस से क्या देखने को मिलेगा, डिप्लॉयड डॉटर सेल देखने को मिलेगा। ये देखो पेरेंट सेल और ये क्या है, डॉटर सेल, और ये डॉटर सेल क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है, डॉटर सेल क्या है, डिप्लॉयड है। द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के कारण ही होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल ग्रो करेगा, पहले क्या सेल इतना सा था, फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ग्रो कर गया, ठीक है, अभी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, सेल तो ग्रो ही था, सेल ग्रो था, फिर बीच से टूट गया, तो सेल पहले ऐसा था फिर ऐसा बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा और मतलब सेल डिवीजन के द्वारा ठीक ठाक रहता है, माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसीलिए यही है माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, यानी कि सेल रिपेयर भी तो हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ग्रोथ के टाइम पे और डिवीजन के टाइम में जब G1S G2 चल रहा है तब सेल का रिपेयर भी हो रहा है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, यानी कि हमारा जो एब्डोमिनल गट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ढके रखा है, ठीक है, एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, यानी कि हर रोज नियर अबाउट हर रोज रिप्लेस होता है। जैसे कि आरबीसी तुम लोगों को पता है 120 दिन में, डब्ल्यूबीसी ऐसे ही करते करते कुछ दिन बाद रिप्लेस होता रहता है, लेकिन एपिडर्मिस जो हमारा है वो हर रोज नियर अबाउट रिप्लेस होता रहता है। माइटोटिक डिविजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बहुत जल्दी होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियन, यानी कि पेड़ को जो ऊपर बढ़ाने में हेल्प करता है, ऊपर ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है, ऐसा सेल्स है जिसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, जो कि प्लांट को ग्रो करवाता है। और लेटरल कैम्बियम यानी कि साइड में जो ग्रो करवाएगा, लेटरल का मतलब क्या है, साइड, और कैम्बियम के अंदर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रिजल्ट्स इन ए कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, हम लोगों की तरह नहीं होता। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। देखो तुम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके रख दिया है, जहां से क्वेश्चन उठ के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी कि दो गैमेट जब मिल जाए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सभी को पता होता है। ईच विथ ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक एक गैमेट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 2n नहीं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बॉडी सेल के अंदर जितना क्रोमोसोम रहता है उससे हाफ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, गैमेट कहां से बनता है,
डिप्लॉयड सेल से ही बनते हैं, यानी कि बॉडी सेल जैसा दिखने वाला कोई सेल होगा जो कि डिप्लॉयड ही होगा, लेकिन इसके पास ही पावर होगा गैमिड बनाने का, इसी के पास पावर होगा, यही वो स्पेशलाइज सेल है। यानी कि ये हो गया बॉडी सेल, नॉर्मल बॉडी सेल, नॉर्मल बॉडी सेल। ये भी 2n का ही है, प्लॉइडी 2n है, 46 ही है। ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें तो 46 ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये है स्पेशलाइज्ड, ये है स्पेशलाइज्ड, यानी कि ऐसा बॉडी सेल जो कि स्पेशल होगा, जो ही कि सिर्फ और सिर्फ जाके गैमिड बनाने में सक्षम होगा। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, यानी कि इससे ही मियोसिस होता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है और क्या बन जाता है, गैमीट। यानी कि कोई भी बॉडी सेल आके गैमीट नहीं बना पाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल आके ही गैमीट बनेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम में नहीं होता है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम में नहीं होता है, हमारे बॉडी में जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट जब बनाना पड़ेगा, तब उस स्पेशलाइज्ड सेल से मियोसिस होगा और उसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ होके गैमेट बन जाएगा। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी कि इससे क्या बनेगा, हैप्लॉइड सेल्स बनेगा। समझ में आ गया मेरी बात? जल्दी से बोलो हाँ की ना, जल्दी से बोलो हाँ की ना। ओके चलो, अच्छा मैं एक काम करूं, एक सेकंड में मैं 2 पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है, 2 पेज, बस एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, छोटू सा सेकंड। ये हो गया एक पेज और ये हो गया दूसरा पेज, चलो इतना ही काफी होगा। ओके लेट्स गो, चलो ठीक है, हो गया काम खत्म, पैसा हजम, जल्दी से आ जाओ लेक्चर में। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल, देखो अंडरलाइन है यानी कि इंपॉर्टेंट है। मियोसिस, मियोसिस नहीं मियोसिस क्या इंश्योर करेगा, द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल, यानी कि हमारे लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड यानी कि एक हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला फेज रहे, बॉडी सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला फेज रहे, क्यों, ताकि गैमीट बन पाए, और 2 गैमीट जब मिलेगा तब जाके 2n नंबर ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल बन पाए। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, 2n नंबर ऑफ गैमीट, अगर क्रोमोसोम गैमीट के अंदर 2n नंबर रहे, अगर क्रोमोसोम्स के अंदर, अगर गैमीट के अंदर जो क्रोमोसोम रहेगा, सपोज कर लो कि ये गैमीट के अंदर का क्रोमोसोम है, गैमीट के अंदर का क्रोमोसोम है, ठीक है, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हुआ, एक अलग ही बॉडी बना दिया भाई 4n, ह्यूमन बॉडी तो 2n का होता है, ये बन गया 4n, यानी कि ह्यूमन से मंकी फॉर्म हो गया, क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया, क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ तो अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनिज्म को ठीक रखने के लिए, ऑर्गेनिज्म को सही रखने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, उसको उसके सेल का जो क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर करना, इसीलिए मियोसिस होता है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही मियोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके समझ में आ गया। वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज, यानी कि फर्टिलाइजेशन से ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मिलना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को जब मिलते हैं, दोनों मेल और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तभी जाके फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन और कुछ को नहीं बोलते, मेल और फीमेल गैमीट आके मिल गए, ठीक है। वी केम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। अभी गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है, अच्छा मुझे काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका हैंड राइटिंग थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा करके लिखो, चलो हमें दिखता नहीं है। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ओ जेनेसिस मतलब गैमीट, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर, ओके, टू प्रिपेयर, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस। समझ में आ गया मेरी बात, पहले बताओ हाँ कि गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व्स
टू सीक्वेंशियल न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, यानी कि मियोसिस के अंदर दो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कब? एक होता है जब 2n से बनता है n। अभी देखो यहाँ पे सेल नंबर कैसा है? हाफ है। सेल नंबर कैसा है? 2n से 2n बना। देखो एक सेकंड क्या होता है, 2n से 2n बना। क्यों होता है ये मैं बता रहा हूं। 2n से 2n बना, फिर ये 2n से ऐसे हो गया, ठीक है। तो 2n से क्या बन गया? 2n बन गया, मतलब 4 सेल बन गया n n n n। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं। क्यों 2n नहीं रहता है बता रहा हूं, धीरे धीरे समझो। ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1, सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 का 4 स्टेज होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अभी इसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स फेज रहता है, जो कि एग्जाम में सबसे फेवरेट है, वो है प्रोफेज। नीट का हर साल का क्वेश्चन यही से आता है। और ये मियोसिस 1 ही रियल मियोसिस है, रियल मियोसिस। और मियोसिस 2 क्या है? फेक मियोसिस, माइटोसिस है ये। देखो इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस के जैसा ही होगा, नियर अबाउट, पूरा माइटोसिस नहीं बोल रहा। और जो मियोसिस 1 होगा वो रियल मियोसिस होगा, जहां पे रिडक्शनल डिवीजन होगा। ओके, रिडक्शनल डिवीजन होगा। चलो देखो, गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, यानी कि यहां से क्या बनेगा? हैप्लॉइड गैमीट बनेगा। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर फॉलोज, न्यूक्लियर एंड 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, सेल डिवीजन भी होगा, ठीक है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए एक बार ही रेप्लिकेशन होगा, डबल होगा, उसके बाद नहीं होगा। जैसा नॉर्मल सेल साइकिल में होता है माइटोसिस में कि एक बार ही डीएनए डबल होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है। लेकिन सेल का जो टूटना है वो 2 बार होता है। क्यों? देखो यहाँ पे 2n में 4c नंबर ऑफ हो गया, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2c आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे nc 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 आ गया। समझ में आ गया मेरी बात? समझ में आ गया मेरी बात? देख लो एक बार, ठीक से देख लो। चलो ठीक है, ठीक है। चलो, meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at S phase, यानी कि meiosis 1 कब इनिशिएट होगा? जबकि पेरेंटल जो क्रोमोसोम है, पेरेंटल सेल में पेरेंटल क्रोमोसोम रहेगा न्यूक्लियस में, हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिड्स, यानी कि जब पेरेंटल सेल में जब 2 सिस्टर क्रोमाटिड आपस में आके जुड़ जाए, ऐसे ये एक सिस्टर ये एक सिस्टर आके जुड़ गए, ठीक है। इस फेज में जब जब सिंथेटिक सिंथेसिस फेज में 1 से 2 सिस्टर क्रोमाटिड फॉर्म हो गया, ठीक है। एक क्रोमोसोम रेप्लिकेट होके उसका एक बहना बना दिया, ठीक है। इसी को हम लोग सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं कि एक ही सेल के अंदर का 2 क्रोमोसोम जो कि एक से ही 2 बना है, एक ही रेप्लिकेट होके दूसरे का फॉर्मेशन हुआ है। अगर एक की तरह दिखने वाला दूसरा क्रोमोसोम जो कि उस सेल के अंदर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई भी अलग सेल से आके उससे उसके साथ जुड़ा है, तो उसको नॉन सिस्टर क्रोमाटिड बोलेंगे, यानी कि एक पिता का संतान नहीं है, दोनों संतान अलग है, अलग पिता का। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम इसी को बोलते हैं, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, यानी कि ये दोनों हो गया होमोलोगस। अभी देखो ये है दूसरे सेल का क्रोमोसोम, लेकिन ये और ये दिखने में सेम है, तो ये दोनों आपस में आएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, होके क्या हो जाएगा, सब कुछ फॉर्मेशन होगा, टेट्राड फॉर्म होगा, डायट फॉर्म होगा, वो सब का अलग अलग से बताता हूँ।
4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, यानी कि मियोसिस 2 के आखिर में 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होगा। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, मियोसिस 2 में उसका 2 कर लो। अभी मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 सबसे बड़ा देख लो, यहाँ पे सबसे बड़ा है। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज बाकी सब देखो एकदम छोटू छोटू सा पैराग्राफ है, एकदम छोटू छोटू सा पैराग्राफ है, ठीक है। बाकी सब देख लो एकदम छोटा, सब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर प्रोफेज को हम लोग ठीक से पढ़ लें। अभी प्रोफेज को पढ़ने के लिए एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं, देख प्रोफेज 1, इसको हम लोग याद कैसे लेंगे? बंगाली में अगर बोले तो लेप्टे जोड़िए पाकिए धोरे। इसका मतलब क्या है सर? हम लोग तो बंगाली है नहीं, आप तो बंगाली है। लेप्टे का मतलब होता है, मतलब लिपट जाना, क्या जाना? लिपट जाओ, ठीक है। जोड़िए, जोड़िए का मतलब होता है आलिंगन करना, ऐसे हग करना, ठीक है। पाकिए, पाकिए का मतलब होता है कि एक पैच का फॉर्मेशन कर दो, ठीक है। एक चीज से और एक चीज, बंगाली में बोलते हैं कि पैच लगा दो ऐसे, ठीक है, जैसे कि नट बोल्ट टाइट करते उसको बोलते हैं, ठीक है। और धोरे का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, पकड़ना, ठीक है। धोरे का मतलब होता है क्या? पकड़ना, जोर से पकड़ो। बंगाली में आके अगर बोलो जोर से पकड़ो को बंगाली में बोलते हैं कि जोरे धरो, ठीक है। तो इसी को बंगाली में याद रखना का एक ट्रिक मैं बोलता हूँ, लेप्टे जोड़िए पाकिए धोरे। इसका मतलब क्या होता है? एल फॉर लेप्टोटीन, Z for zygotin, P for pectine, पाकिए for pectine, और धोरे का मतलब क्या होता है? डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन। और लास्ट में होगा क्या? डायाकाइनेसिस। इसका मतलब मैं समझा देता हूं, LZPD, LZPD, ठीक है। अभी इसका एक आविष्कार मैं अभी कर देता हूं, लाओ जरा पैर दबाओ, ठीक है। लाओ जरा पेन दूसरा, ये कर लो ट्रिक। लाओ जरा पेन दूसरा, मतलब दूसरा पेन लाने को बोल रहा है। लाओ जरा पेन दूसरा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मैंने अभी तुम लोगों के लिए एक ट्रिक दे दिया, लाओ जरा पेन दूसरा, ठीक है। और उसके साथ डायाकाइनेसिस फ्री में ले लो, ओके। तो यही था सीक्वेंस, इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ हाथी घोड़ा पालकी नहीं है अगर देखा जाए तो। जस्ट इसको याद रखना है सीक्वेंस को, ताकि तुम लोग समझ पाओ, ठीक है। लाओ जरा पेन दूसरा, ठीक है। चलो, प्रोफेज वन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। कैसा होता है? लॉन्गर होता है प्रोफेज वन, ज्यादा समय लेता है। इसी प्रोफेज वन के अंदर 4 फेज रहेगा, 4 सब फेजेस रहता है, ठीक है। एंड मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के प्रोफेज से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स होता है। इट हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, यानी कि 5 फेजेस होगा। लाओ जरा पेन दूसरा, डायाकाइनेसिस, लिप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, लाओ जरा पेन दूसरा, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के समय क्या होगा? The chromosomes become gradually visible under the light microscope. माइक्रोस्कोप के नीचे धीरे धीरे क्रोमोसोम देख पाओगे क्योंकि वो कंडेंसेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है खुद से, तो थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सा डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पानी निकल रहा है। दूध से अगर पानी निकल दो तो दूध क्रीम में चेंज होने लग जाएगा। तो क्रीम क्या होता है? घना होता है, कॉन्डेंस्ड फॉर्म होता है। अगर कॉन्डेंस्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा? देख पाओगे आसानी से, गाढ़ा हो जाएगा। The compaction
ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लेप्टोटीन, यानी कि पूरा लेप्टोटीन जाएगा और क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होता रहेगा। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? जाइगोटी, जोड़िए, आलिंगन करना। क्या क्या जोड़ाएगा, क्या आलिंगन करेगा? ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। जो भी बच्चे आसाम से देख रहे हो, जो भी बच्चे बांग्लादेश से देख रहे हो, जो भी बच्चे नेपाल से देख रहे हो, सिक्किम से देख रहे हो, जो भी बच्चे बिहार से देख रहे हो, या जो भी बच्चे झारखंड से देख रहे हो, या फिर जो भी बच्चे उड़ीसा से देख रहे हो, उड़ीसा, इन सबको समझ में आएगा बंगाली, क्योंकि नियर अबाउट बंगाली का टचअप रहता है। ठीक है, बंगाली का एक टचअप रहता है। ये जोड़िए में बोल रहा हूँ ना, वो लोग समझ पाएंगे, अच्छा जोड़िए का मतलब अच्छा 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 ऐसा होता है। लेकिन तमिल, तेलुगु, महाराष्ट्र, इन सब लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है। उसके लिए मैंने बता दिया, लाओ जरा पेन दूसरा। ठीक है, लाओ जरा पेन दूसरा। अरे यार ये क्या करोगे? ठीक है, चलो। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, this is followed by the second stage of prophase called zygote. During this stage chromosomes start pairing, यानी कि जोड़ना शुरू करे, खुद अपने आप को एक दूसरे को पकड़ना शुरू करे। ठीक है, पेयरिंग टुगेदर, दोनों एक दूसरे से पेयर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि ये रहा एक क्रोमोसोम, ये है दो सिस्टर क्रोमाटिड, ये रहा दूसरे सेल का भाई और एक क्रोमोसोम, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड। ये एक और दो सिस्टर क्रोमाटिड है एक दूसरे का, तीन और चार एक दूसरे का सिस्टर है, लेकिन एक और तीन एक दूसरे का नॉन सिस्टर है भाई, नॉन सिस्टर है। तो ये इस एक ने इस तीन को पहचान लिया कि तू तो मेरा पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ साथी है, इधर आ जा, तुझे तो और मैं दिखने में सेम हो। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या फॉर्म करेगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, साइनेप्सिस होगा इन दोनों का, मतलब जुड़ेगा, ऐसे साइड में आएंगे, एक साथ आएंगे और जुड़ जाएंगे बीच से। मतलब जोड़िए का मतलब क्या होता है? पकड़ना, एक दूसरे को पकड़ेंगे। और इन दोनों क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे? होमो का मतलब क्या होता है? सेम दिखने वाला, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे इनको हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्प्लाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दोनों क्रोमोसोम अगल बगल में आएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं करेगा, इसको कायस्मा बोलते, एक शेप का नहीं, जुड़ेंगे ऐसे साइड में आके सिर्फ जुड़ेंगे, बीच का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent। देखो दो है इसीलिए बाई, ठीक है, दो है इसीलिए बाई, तो बाईवेलेंट फॉर्म हो गया मेरे शेर। ये देखो बाईवेलेंट। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे क्या दिया हुआ है इसका? नहीं, पिक्चर नहीं दिया हुआ। यही सबसे बड़ा घटिया पार्ट है इसका, कि कुछ भी सब कुछ खुद से करो। हम बस एक बुक छाप के दे देंगे, हम बस परीक्षा लेंगे और पैसा लेंगे, बस और कुछ नहीं। सब कुछ खुद से करो, हम लोगों का कोई दायित्व ही नहीं है, सब टीचर पढ़ाएगा। एक बुक में ढंग का कोई इमेज भी नहीं रहता। बाईवेलेंट इसी को बोलते हैं, दो क्रोमोसोम एक साथ आ जाने को। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस। साइनेप्स्ड मतलब क्या? एक साथ आके जुड़ गए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट और टेट्राड। अभी बाईवेलेंट और टेट्राड क्यों बोलते? देखो, इसी क्रोमोसोम से टेट्राड फॉर्म होता है। ये इसको बीच से अगर काट दो तो ही एक दूसरे का जो सिस्टर क्रोमाटिड, जो मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम अगर देखो तो इसको भी देख सकते हो और इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड दिखाया गया है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड, यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड दिखाया गया है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अगर बीच से इसे फाड़ दो ऐसे तो सिस्टर क्रोमाटिड बन जाएगा। एक ही चिकन को अगर दो पीस कर दो या फिर एक ही पनीर को दो पीस कर दो तो पनीर तो सेम ही रहेगा ना, बस पीस दो किया है। समझ में आ गया?
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। क्यों? क्रोमोसोम का नंबर देखो 2, और टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्रोमाटिड का नंबर देखो 4। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा पैक आता है ना, 4 वाला पैक। ओके, समझ गया, समझ गए। इट्स कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। हाउएवर these are more clearly visible at the next stage, यानी कि नेक्स्ट स्टेज में अच्छे से इसको देखना देख सकते हो। The first two stages of the prophase one are relatively short-lived, यानी कि लिप्टोटिन और जाइगोटिन शॉर्ट लिव्ड होता है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेज पेकाइटिन, यानी कि पाकिए, यानी कि दोनों एक दूसरे से पकाएगा, ऐसे ऐसे जैसे कि नाग करते हैं ना, ठीक है। During this stage, the 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct. ये देखो अभी आया distinct, देखा क्यों यूज कर रहा था क्रोमाटिड और क्रोमोसोम? distinct अभी आया, अभी क्रोमाटिड नॉन सिस्टर और नॉन सिस्टर में डिवाइड होगा, अभी तक क्या था? नॉर्मल क्रोमोसोम था। and clearly appears as tetrads. This stage is characterized by the appearance of recombination nodules, यानी कि ये रहा, दोनों एक दूसरे को, ये दोनों अगल बगल में आए। अभी इन दोनों को जूम करके यहां लाता हूं, ये और ये ऐसे क्या हो गया? नोड्यूल फॉर्म कर दिया एक। अभी तक एक्स फॉर्म नहीं हुआ है, जस्ट साइड में आके ऐसे किया है। जब ऐसे होगा, जब दोनों ऐसे होगा, ऐसे करके एक एक्स फॉर्म होगा। नॉर्मली ऐसे इसको एक्स नहीं बोलेंगे, ऐसे हो गया, जस्ट टच किया है। अभी इसको घुमा के एक पैच लगाओ, इसको घुमा के एक गांठ लगाओ, फिर उसको दो साइड से निकलो, तब जाके एक्स फॉर्म होगा। समझ में आ गया मेरी बात? ओके, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इसीलिए बोले जस्ट नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, जस्ट टच किया है एक दूसरे को, ठीक है। दिस साइड एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, अभी देखो क्रॉस कर रहा है, देखो एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू homologous chromosome. Crossing over is also an enzyme mediated process. मार्क कर लो, एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में, और देखे भी नहीं होगे इसको। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, याद रख लेना। and the enzyme involved is called recombinase, recombination of genetic material। कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों जेनेटिक मटेरियल का, उस सेल का और ये सेल का, दोनों आपस में मिल गया भाई, कॉम्बाइन हो गया, हमारे खुद के बॉडी के अंदर ही हो रहा है। The enzyme involved is called recombinase. Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosome. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pectitin, यानी कि pectitin के end तक ये complete हो जाएगा, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over। ये रहा, crossing over हो गया। अब क्या होगा? डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्स, ये जो साइनेप्स फॉर्म हुआ था, ये जो साइनेप्स फॉर्म हुआ था साइड में, ये देखो ऐसे फॉर्म होता है। ये जो साइनेप्स फॉर्म हुआ था, साइनेप्स जो फॉर्म हुआ था ना, अभी इसको अगर ऐसे देखो तो क्या हुआ? ये इसको ऐसे कर दो और इसको ये रहा, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, ये रहे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाएगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। यहां से तो ये जुड़ गया है भाई, यहां से तो ये जुड़ गया है, ठीक है। ओके, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर एंजाइम, अच्छा, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट। अच्छा, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खुल जाएगा, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except the sites of crossing over, यानी कि ये bivalent सेपरेट होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे, एक्सेप्ट हियर, एक्सेप्ट हियर, एक्सेप्ट हियर। इसके अलावा डॉग में देखिए होगे, जब वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं तो डॉग का जो स्पर्म है पीनस के हेड में जाके एक नोड्यूल फॉर्म कर लेता है, इसीलिए वो फीमेल के वजाइना के अंदर फंस जाता है, तो उसी को नोड्यूल बोलते हैं। देखो यहाँ पे नोड्यूल फॉर्म हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट वहां पे। अब यहाँ पे क्या होगा? to
टू प्रिपेयर क्या होगा, बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा। प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि नया कुछ स्ट्रक्चर, नया कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन का जगह ही नहीं रह सकता। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, during this phase the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosomes for separation। ओके, क्या होगा, अच्छा डायकाइनेसिस में चला गया मैं। The X-shaped structure each other except the crossover, these X-shaped structure is called chiasma। ये रहा chiasma फॉर्म हो गया, chiasma फॉर्म हो गया डिप्लोटीन में। इन oocytes of some vertebrate डिप्लोटीन can last for months or years। कौन सा स्टेज होता है जो oocyte में सस्पेंड हो जाता है, डिप्लोटीन में सस्पेंड हो जाता है, बाद में जाके वो स्टेज फिर से रिकवरी होगा जब क्या होगा, जब स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तब हो जाके डिप्लोटीन से स्टेज शुरू होगा oocyte में। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte पढ़े होगे, क्लास 12 का जो ड्रॉपर लोग देख रहे हो वो उन लोगों को पता है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेन 1 इज डायकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। यानी कि आजा मेरे शेर, आजा 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 जल्दी आजा जल्दी आजा, हाँ ये आ गया। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा था, अभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसी का मैं बोल रहा हूं कि ये नोड्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ था और ये हो गया एक्स शेपेड कायस्माटा। ये है कायस्माटा, ना कि ये कायस्माटा नहीं, ये है कायस्माटा। ठीक है, ये जस्ट वो एक्स शेप का लिया है। ठीक है, चलो तो फाइनल स्टेज हो गया। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ क्रोमोसोम आर फुल्ली कॉन्डेंट, यहाँ पे क्या होता है, जाके न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक्स डाउन। यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप को ब्रेक डाउन करना पड़ता है क्रोमोसोम को बाहर निकालने के लिए, न्यूक्लियस से सेल में निकलेगा, न्यूक्लियस से फाड़ के सेल के साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम आएगा। मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अभी ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है ये क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट में जाके खुद को सज्जित कर लेगा और माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर। अभी जैसे होता है काइनेटोकोर में अटैच हुआ, अभी एनाफेज में क्या होगा, दो साइड में जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, देखो क्रोमोसोम, तो पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, लास्ट में क्रोमाटिड सेपरेट होगा। यहाँ पे 2n था, देखो 1 2 3 1 2 3 4, फिर क्या होगा 1 2 3 4, देखो एक सेकंड, पहले प्रोफेज में एनाफेज में देखो, यहाँ पे 2n नंबर है, यहाँ पे 2n नंबर है, यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे n हो गया, देख लिया देख लिया, पहले बोलो हाँ की ना, पहले बोलो हाँ की ना। ठीक है, देख लिया। यहाँ पे कितना काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आर्म देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 16 आर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एक में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा 8 8 आर्म देख रहे हो दो साइड में, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एनाफेज में दोनों दो साइड में जाएंगे और टेलोफेज 1 में क्या होगा, डायड ऑफ सेल फॉर्मेशन होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपीयर होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस आएगा और साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा, तो डायड यानी कि दो सेल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो डिस्पर्शन, बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम डिस्पर्स नहीं होते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली मतलब जो एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस, दे डू नॉट रीच, मतलब पूरा एकदम दो साइड में नहीं जाते। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। दोनों मियोटिक डिवीजन के मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो स्टेज है वो इंटरकाइनेसिस कहलाता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, इसके बाद में क्या होगा, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 के शुरू में, ये हो गया इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, मेटाफेज 2 सॉरी मियोसिस 2, मियोसिस 2 के शुरू में क्या होगा, प्रोफेज 2, तो इंटरफेज के बाद में क्या होगा, प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2 और फिर टेलोफेज 2। ठीक है, इज मच सिंपलर देन प्रोफेज 2। अभी मियोसिस 2 क्या है मेरे भाई, जस्ट लाइक माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद ही होगा, फुल्ली इलोंगेटेड क्रोमोसोम देख पाओगे। माइटोसिस मैंने पढ़ा दिया है, फिर एक बार दिखा देता हूं। मियोसिस 1 नॉर्मल माइटोसिस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगा, प्रोफेज 2 आएगा, फिर क्या होगा, क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट हो जाएगा,
मेटाफेज 2 में क्या हो जाएगा, इक्वेटर में अलाइन हो गया, स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल में उन दोनों को खींचेगा, काइनेटोकोर से अलाइन हो जाएगा ऐसे, और दोनों दो साइड से ऐसे खींचेंगे, फिर एनाफेज 2 होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, टीलोफेज 2 में 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो मेरे शेरो, यहाँ पे देख लो आके, 1 2 3 4 फॉर्म हो गया, ठीक है, 4 फॉर्म हो गया, 4 फॉर्म हो गया। चलो एक एक में आ जाओ जल्दी आ जा मेरे भाई, जल्दी आ जा, लोड हो जा। इतना टैब में मेमोरी फुल हो गया कि लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है। चलो तो ये हो गया मियोसिस 2, मैंने पढ़ा दिया है, 2 सेल में 2 पार्ट करके चला गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, तो 2 सेल यहाँ से बन गया, एक सेल में ये 2 जाएगा, एक सेल में ये 2 जाएगा, फिर और एक सेल में ये 2 जाएगा, और फिर एक सेल में ये 2 जाएगा, तो 4 सेल फॉर्म हो गया। तो यही था मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, जेनेटिकल वेरिएबिलिटी करेगा, और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिकल वेरिएबिलिटी लाएगा। क्यों? हर सेल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके रिकॉम्बिनेट करके रख देगा, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का चैप्टर होता है समाप्त। आई एम शुगर सर हेयर। आई होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, और अगर हम लोगों के साथ मेंटोरशिप बैच में जुड़ के खुद को नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करना है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख के तो सिलेक्शन नहीं होता है ना, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार रिवाइज करके, एग्जाम को ठीक ठाक टाइम में देके, लास्ट तक ठीक ठाक फिनिश करके, हर एक, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे पिछले 7 साल में, पूरा पढ़ लिया सर, लेकिन लास्ट में आते आते ऐसा खराब फिनिश किया कि 100 से 150 मार्क्स तक घट गया। तो ये अगर नहीं करना चाहते हो तो गांधी बैच में क्यों नहीं जुड़ते तुम लोग? गांधी बैच से जुड़ जाओ, इंडिया से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम क्यों ना पढ़ो, ठीक है। इस बैच का जो फीस है वो है 2999 मात्र 12 मंथ्स के लिए। सोचो एक बार, 250 रुपए पर मंथ, 250 रुपए, मात्र 250 रुपए, 8 रुपए पर डे। समझ रहे हो? जो 8 साल के, 9 साल के जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो खुद एमबीबीएस कर रहे हैं, जो 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो तुम्हें गाइड करेगा मात्र 8 रुपए पर डे में। 24 आवर्स गाइडेंस मिलेगा, खुद का पर्सनलाइज ग्रुप मिलेगा, खुद का ग्रुप, सोचो, खुद के मॉड्यूल मिलेगा, खुद का क्वेश्चन पेपर हम लोग तुम्हें देंगे कि कब क्या करना है, तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना है। सर मुझे अब ये रिक्वायरमेंट, जो हम लोग बोलेंगे बाशर्ते वही फॉलो करना है, खुद से नहीं करना है भाई। तुम जो बोलोगे हम नहीं सुनेंगे, हम जो बोलेंगे तुम्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो 222999 है इसका प्राइस। आज ही 8583099293 इस नंबर पे क्या करना है बता देता हूँ। इस बैच में अगर ज्वाइन होना है 6289424918, इस नंबर पे यूपीआई का कोई भी ऐप से पेमेंट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट 8583099293 पे मैसेज करना है, इस नंबर पे पे करना है, 6289424918, इस नंबर पे पे करके यहां पे मैसेज करना है स्क्रीनशॉट। जब तुम लोग मैसेज करोगे उसके 30 मिनट से 1 आवर तक तुम्हें एक कॉल जाएगा, कॉल जाएगा, और बहुतों को जा चुका है। नियर अबाउट बहुत सारे बच्चे, कितना बोलूं मैं, बहुत सारे बच्चे 6 साल से तो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। अभी ऑनलाइन ये लॉन्च क्यों आ गया है कि इस साल हम जगह नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अपना टीम बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल जाएगा, तुम लोग जैसा प्रॉब्लम्स बोलोगे उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों का ग्रुप बनेगा, तुम लोगों के ग्रुप में एक टैग रहेगा, उसी टैग के अकॉर्डिंग तुम लोगों को रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर टारगेट्स मिलेंगे, और ग्रुप में एक वीकली कॉल मिलेगा, एक वीकली मीटिंग मिलेगा सबके साथ, और कॉल हर रोज मिलेगा। मैं तुम लोगों को खुद कॉल करूंगा हर रोज, ठीक है। आई एम शुगर सर हेयर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।